बीना, जल्दी करो बेटा, तुम्हारे बाबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। मैं बैग पैक करने के बाद अपनी चादर ओढ़ रही थी जब अम्मा की आवाज सुनकर मैं उनकी तरफ पलटी और मुस्कुराकर उनके करीब चली आई। चश्मे बदूर, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अम्मा ने मेरी पेशानी चूमकर कहा तो मैं मुस्कुराकर उनके गले से लग गई। तेरे अब्बा बहुत मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए, ताकि तू अपना ख्वाब पूरा कर सके, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। ये सब उन्होंने तेरी ख्वाहिश और खुशी के लिए ही किया है, वरना तू जानती है कि हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि इतने पैसे लगाकर तुझे डॉक्टर बना सके। अम्मा ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो मैं सर हिलाकर रह गई। ये बात तो वाकई सच थी। मुझे डॉक्टर बनना था और ये मेरा बचपन का ख्वाब था, जिसे पूरा करने के लिए अब्बा ने कुछ जमीन बेच दी थी ताकि मेरी पढ़ाई के लिए वो पैसे काम आए। वो तुझ पर बड़ा भरोसा करके तुझे शहर भेज रहे हैं। तू दिल लगाकर पढ़ना और ऐसा कोई काम न करना जिनसे हमारी इज्जत पर हर्फ आए या हमारी बदनामी हो। अपने काम से काम रखना और ज्यादा दोस्तियां भी मत पालना। अम्मा ने दबे लफ्जों में मुझे जो कुछ समझाना चाहा था मैं वो अच्छी तरह समझ गई थी। इतनी नासमझ में बिल्कुल भी नहीं थी। आप फिक्र मत करें अम्मा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों का सर झुके, बल्कि इंशाअल्लाह आपका नाम रोशन करूंगी और कभी आपका मान और भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आपको अपनी बेटी पर फख्र होगा एक दिन। मैंने पूरे मान और भरोसे से कहा तो वो सर हिला गई और फिर मुझे लेकर बाहर आ गई और ढेर सारी हिदायतें लेकर अपने अब्बा के साथ टैक्सी में बैठ गई जो ड्राइवर को पता समझा रहे थे उस हॉस्टल का जहां हमें जाना था। तकरीबन 2 घंटे बाद हम लोग एक 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे और टैक्सी से उतरकर सामान नीचे उतारा। अब्बा ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और फिर हम हॉस्टल के अंदर के जाने पड़े। वहां जाकर अब्बा मेरी वार्डन से मिले, सारी बातचीत हुई और फिर उन्होंने मुझे कमरे की चाबी दे दी। वहां सब कुछ तय करने के बाद मैं अपना सामान हॉस्टल के कमरे में रखकर नीचे अब्बा के पास आई जो जाने के लिए तैयार खड़े थे। तुम हमारी इज्जत हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारी इज्जत पर आंच नहीं आने दोगी, न ही कोई ऐसा काम करोगी जिससे तुम्हारे घर वालों को सर झुके। अब्बा ने संजीदगी से कहा तो मैं सर हिलाकर अब्बा के गले लग गई। आप फिक्र मत करें और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा रखें। मैंने अब्बा को तसल्ली दी तो वो सर हिलाकर मुतमईन होते हुए मुझसे अलग हुए और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं दी और कुछ पैसे देते हुए वापस चले गए। ये मेरा उस महीने का जेब खर्च था जिसे लेकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई जहां 2 सिंगल बेड रखे गए थे। एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें 2 बड़े बड़े खाने थे। मेरे अलावा उस कमरे में एक और लड़की रहती थी। इस बात का अंदाजा मुझे वहां सामान देखकर हुआ था। कुछ देर तक मैंने आराम किया और फिर अपना सामान सेट किया। अभी मैं सामान सेट करके बैठी थी जब दरवाजा खुला और एक खुश शक्ल सी लड़की अंदर दाखिल हुई। वो मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मिली थी। उसका नाम फरवा था, जिससे जल्दी मेरी दोस्ती हो गई क्योंकि वो भी मेरी ही क्लास में थी। वो भी किसी गांव से लाहौर में पढ़ने आई थी मेरी तरह। कुछ देर तक हम एक दूसरे से तारुफ वगैरह हासिल करते रहे और फिर आराम करने के लिए लेट गए क्योंकि कल से हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। ये कमरा हम दोनों को ही दिया गया था और हमारे अलावा मजीद कोई और लड़की इस कमरे में नहीं आने वाली थी, जिस पर मैं खुश थी कि मुझे हुजूम वैसे ही पसंद नहीं था। यूनिवर्सिटी और उसके पहले दिन का सोचते सोचते मैं पुरजोश से होकर जल्दी नींद की वादियों में उतर गई थी। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जब हमें लगता है कि बस जिंदगी यहीं तक थी और आगे अब जिंदगी खत्म हो गई, मगर ऐसा होता नहीं, बल्कि वहीं से जिंदगी नए सिरे से शुरू होती है, आजमाइश और इम्तिहानों के साथ। और मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था, लेकिन मुझ पर ऐसी आजमाइश आई थी कि मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया था। समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूंगी या आगे क्या होगा। मैं पढ़ने के लिए लाहौर आ गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। गांव में मैट्रिक तक ही स्कूल था। एफएससी का दाखिला भी मैंने शहर से भेजा था, मगर मैं रोज रोज शहर आ जा नहीं सकती थी। तभी कॉलेज की इंतजामिया से बात करके मैंने घर पर ही रहकर 2 साल तैयारी की थी और फिर पेपर दिए थे जिनमें मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन थी। तीनों बहन भाई शादीशुदा और बाल बच्चों वाले थे। एक मैं ही रह गई थी क्योंकि अभी मैं फकत 19 साल की थी और अभी पढ़ रही थी। मेरी मंगनी मेरे खालाजाद ताहिर के साथ हो चुकी थी जो मेरी खाला का बेटा था और उसी गांव में रहता था। उसने एफए कर रखा था और अपनी जमीनें वगैरह संभालता था क्योंकि 2 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी खाला कई साल पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे समेत इंतकाल कर गई थी। मुझे डॉक्टर तो बनना था, मगर हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम लोग इतने पैसे अफोर्ड कर सकते कि मैं डॉक्टर की तालीम हासिल कर पाती। लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का बेहद शौक था
डॉक्टर बनना मेरे बचपन का ख्वाब था। मैं डॉक्टर बनकर अपने गांव में अस्पताल खोलना चाहती थी, क्योंकि गांव में कोई भी अस्पताल मौजूद नहीं था। बस एक छोटा सा क्लिनिक था जहां पर बैठा डॉक्टर सबका इलाज करता था। लेकिन कई लोग बड़ी बीमारियों का शिकार होकर बर वक्त शहर के अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से जान की बाजी हार जाते। कई औरतें ज़चगी के दौरान ही बच्चे समेत मर जाती थी, क्योंकि शहर काफी दूर था और गांव में इमरजेंसी इलाज करने के लिए कोई आला तालीम याफ्ता डॉक्टर नहीं था। गांव के चौधरी, जो गांव के सरपंच भी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन अभी तक ना ही उन्होंने गांव में कोई अस्पताल बनाने की कोशिश की थी, ना ही कोई कॉलेज बनाने की। मैं बचपन से ही ये सब देखती आ रही थी। कई बार मैंने अपनी आंखों के सामने कई औरतों और बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा था, सिर्फ इसी वजह से कि ना ही यहाँ कोई अस्पताल था, ना ही कोई मुस्तनद डॉक्टर। मेरी अपनी खाला भी यूं ही ज़चगी की हालत में फौत हो गई थी, जिसकी शादी मेरे चचा से हुई थी। रात के पहर उनको दर्द उठा, मगर गांव में कोई अस्पताल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें शहर लेकर जाना पड़ा। मगर शहर 2 घंटे की मुसाफत पर था और वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई थी। तब मेरा इरादा मजीद मजबूत हो गया था कि मुझे डॉक्टर हर हाल में बनना है। तभी मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। लायक में बचपन से ही थी, तभी मुझसे कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। जहां आम लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता, वहीं मुझे पढ़ने का जुनून था। और फिर यूं मैंने एफएससी भी आला नंबरों से पास कर ली, मगर कोई मुझे शहर जाने नहीं देना चाहता था। कुछ गांव का माहौल और कुछ घर की सख्ती कि लड़कियों का इतना पढ़ना ही काफी होता है। अब्बा नहीं मानते थे और ना ही भाई। बहन अपने ससुराल में होती थी और अम्मा का किसी पर बस नहीं चलता था, जिस पर मैंने एक दिन छुपते छुपाते ताहिर के खेतों में पहुंच गई। मैं उससे काफी बेतकल्लुफ थी, तभी डर नहीं लगा, और ताहिर के पूछने पर मैंने अपनी फरमाइश उसके सामने रखी, जिस पर वो कुछ मुतामिल हो, मगर फिर मेरे मिन्नतें करने पर मान गया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरी कोई बात नहीं टालता था। और यूं फिर उसने बाबा और भाइयों से बात की और अपनी जमानत पर मुझे लाहौर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, जिस पर मेरे दिल में उसके लिए मान और मोहब्बत मजीद बढ़ गई थी। मैंने दिल में मजीद अहद किया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे घर वालों का सर झुके या ताहिर का मान टूटे। लाहौर आने के बाद मेरी रिहाइश गर्ल्स हॉस्टल में ही थी। फॉरवा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी और काफी अमीर थी। मेरी तरह उसे सोच सोच कर पैसे खर्च करने नहीं पड़ते थे, बल्कि वो मनमौजी सी लड़की थी जो वही करती थी जो उसका दिल चाहता था। मुझे लाहौर आकर गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए 1 महीना हो चुका था। उस 1 महीने में मैं फरवा के साथ मिलकर पूरी यूनिवर्सिटी घूम चुकी थी, जो बेहद बड़ी और खूबसूरत थी। फरवा और मैं यूनिवर्सिटी में साथ ही होती थी, जबकि यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं या तो आराम करती या पढ़ाई करने लगती, जबकि फरवा कभी कभार बाहर निकल जाया करती थी, जिसका मैंने कभी कुछ खास नोटिस नहीं लिया था। मेरी क्लास में मुझसे भी ज्यादा ज़हीन लड़कियां मौजूद थी, मगर मैं बहुत मेहनती थी, तभी अभी तक मेरा पलड़ा भारी था, जिसकी वजह से मैं सबकी नजरों में आने लगी थी और सभी टीचर्स वक्तन फवक्तन मेरी तारीफ करने लगे थे, जिस पर मैं खुशी से फूले न समाती और मजीद पुरजोश होकर मेहनत करने लगी। उस 1 महीने में ताहिर 2 बार मुझसे मिलने आया था और साथ में घर से काफी सामान भी मेरे लिए लाया था। हम दोनों ने बाहर ही लंच किया था और फिर वो मुझे हॉस्टल ड्रॉप करके वापस चला गया। फरवा ने उसे देखा था और मुझसे पूछा था कि वो कौन है, जिस पर मैंने बिना कुछ छुपाए उसे ताहिर के बारे में बता दिया था कि वो मेरा मंगेतर है। जिंदगी यूं ही बरकरारी से गुजर रही थी। मुझे हॉस्टल आए 1.5 महीना हो चुका था। इस 1.5 महीने में मैं अपनी पूरी क्लास से काफी मायूस हो चुकी थी। लड़कियों के साथ तो मैं खासी बेतकल्लुफ थी, लेकिन लड़कों से मैं बस काम के वक्त ही बात करती थी। क्या ये कहना बेहतर होगा कि उनसे फासले रखते हुए अपने तौर पर मैं एहतियात बरतती थी। वो दिन भी आम से ही एक दिन था जब मैं अपने कमरे में गई, मगर ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरे कपड़ों की गठरी हिल रही थी। ये धुले हुए कपड़ों की गठरी थी जो अभी ही धुल कर आई थी। मैं अक्सर अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे देती थी जब मेरे पास कपड़े धोने का वक्त नहीं होता था। वो गठरी मुसलसल हिलती जा रही थी, जिस पर मेरा खौफ भी बढ़ता जा रहा था कि न जाने उस गठरी में ऐसा क्या है जो ये यूं हिल रही है। मैंने आगे बढ़कर उसे खोलना चाहा तो कमरे की दूसरी लड़की फरवा ने मुझे रोक दिया, जो अभी ही कमरे में आई थी। उसने कहा कि हो सकता है इसमें बम हो, जिस पर मैं डर गई कि कहीं बम फट ना जाए, जिस पर वो कह लगाकर हंसी और बोली कि वो मजाक कर रही थी। उसी ने गठरी को हिलाया था ताकि देख सके कि मैं हिलती हुई गठरी को देखकर क्या करती। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई कि उस कुछ वक्त में मैं न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोच चुकी थी और खुद को बेहद डरा भी चुकी थी। मैंने खफगी से उसे घूरा तो उसने शरारत से अपने कानों पर हाथ रखकर मुझसे सॉरी कहा, जिस पर मैंने भी हंसकर उसे माफ कर दिया
और गठरी को यूं ही अलमारी में रख दिया कि अभी मैं बेहद थकी हुई थी और मुझ में बिल्कुल भी कपड़ों को इस्त्री करके अलमारी में हैंग करने की हिम्मत नहीं थी। मैं गठरी को अलमारी में रखने के बाद आराम करने लगी और फिर आराम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ गई। मेडिकल की पढ़ाई ऐसी मुश्किल है कि उसमें 24 में से 22 घंटे लाजमन पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़कर मेहनत ना करें तो इंसान फेल हो जाता है और मैं फेल नहीं होना चाहती थी। अगले 2 दिन तक मैं उस गठरी को भूल चुकी थी। क्योंकि मेरे पास पहले से इस्त्रीशुदा कपड़े थे तो मैंने गठरी से धुले हुए कपड़े निकालने की कोशिश ही न की और वही कपड़े इस्तेमाल किए। 2 दिन बाद अलमारी खोली तो कोई कपड़ा इस्त्रीशुदा नहीं था। आज छुट्टी थी तो मैं हॉस्टल में ही थी। कपड़े मलगजे से हो रहे थे। तभी मैंने कपड़े पहनने के लिए गठरी को अलमारी से बाहर निकाला और लाकर बेड पर रखा। फरवा कमरे में नहीं थी क्योंकि वो आज ही अपने घर गई थी। मैंने कपड़े पहनने के लिए वो गठरी खोली तो सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि गठरी के अंदर मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो एक नौज़ायदा बच्चा था जो शायद अभी 1 या 2 दिन का था। उसका वजूद अकड़ा हुआ था और जिस्म अब काला पड़ने लगा था। मैं फटी फटी आंखों से उस बच्चे को देखती रही। उस वक्त मुझे समझ में ना आया कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। वो एक मुर्दा बच्चा था जो मेरी गठरी से निकला था, मगर कौन था, किसका था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटी। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर खौफजदा सी नजरों से पलट कर देखा तो सामने खड़ी वार्डन को देखकर मेरे रहे सहे और आसान भी खता होने लगे। ये पहली बार था कि वार्डन मेरे कमरे में आई थी। इससे पहले कभी नहीं आई थी और आज इस मौके पर आकर मेरी जान निकाल गई थी। वो तेजी से अंदर आई और गठरी का जायजा लेकर सख्त निगाहों से मुझे देखने लगी। किसका बच्चा है ये? वार्डन ने सख्त निगाहों से मुझे देखा तो मैंने खौफ से नफी में सर हिला दिया और कहा, मुझे नहीं पता ये किसका है। इतना कहने के साथ ही मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे ये गठरी मेरे कमरे में आई और कैसे ही, मगर मैंने नजरअंदाज करके उसे अलमारी पर रख दिया। वार्डन ने मुझे सख्त सपाट नजरों से देखा और कहा कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं, तो इस बच्चे का जो भी बाप है उसे बुलवाओ। वार्डन की बात समझकर मैं शर्म से कट कर रह गई कि वो उसे मेरा बच्चा समझ रही थी। मैंने जब बताना चाहा कि मेरा बच्चा नहीं है तो वार्डन ने यह कहकर मुझे लताड़ कर रख दिया कि मैं अपने मंगेतर के साथ घूमती फिरती रही हूं, तो ये मेरा और मेरे मंगेतर का ही बच्चा होगा। वार्डन के मुंह से मैं ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और मेरा सीधा शक फरवा पर गया क्योंकि वही एक थी जो जानती थी कि मैं ताहिर से मिली थी। फिर वार्डन को कैसे पता चला? यकीनन फरवा नहीं बताया होगा, लेकिन ये बच्चा कहां से आया? फरवा मेरे सामने रही थी और वो हामला नहीं थी, मैं जानती थी। तो इसका मतलब यही निकलता था कि फरवा ने जानबूझकर मुझे फंसाने की खातिर ये सब किया। मगर क्यों? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं जितना सोचती जा रही थी उतना ही उलझती जा रही थी, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वार्डन मुझे अपने ऑफिस में ले आई थी और पुलिस को भी इत्तला कर दी थी क्योंकि ये सीधा साधा पुलिस केस था। मैं भी तहाशा खौफजदा हो गई थी। अपनी और अपनी माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मैंने किसी से खास दोस्ती भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप की इज्जत खतरे में पड़ चुकी थी। वार्डन ने फोन करके मेरे बाबा को बुलवा लिया था और मैं ये सोच सोच कर मर रही थी कि उनका सामना किस मुंह से करूंगी। बेशक मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ हो गए थे। बाबा के आने से पहले पुलिस आ चुकी थी। वार्डन ने बच्चे की लाश पुलिस के हवाले करने के साथ साथ मुझे भी पुलिस के हवाले कर दिया था कि असल मुजरिम मैं थी जिसके कपड़ों की गठरी से बच्चे की लाश मिली थी। पुलिस ने मुझे लॉकअप में लाकर बंद कर दिया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर के साथ लेडी कांस्टेबल मेरा बयान लेने आई थी और उनको भी मैंने वही बयान दिया था जो मैंने वार्डन को दिया था, लेकिन वार्डन की तरह पुलिस ने भी यकीन नहीं किया था। लेडी कांस्टेबल को इंस्पेक्टर ने सख्ती से हिदायत की थी और खुद बाहर चला गया था, यानी अब वो मुझे मारकर जुर्म कबूल करवाने वाली थी, वो जुर्म जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने उसके तरले मिन्नतें की कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा बच्चा नहीं है, चाहे तो मेरा चेकअप करवा ले। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल बगौर मुझे देखती रही और फिर बाहर निकल गई। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि मैं कहाँ डॉक्टर बनने चली थी और कहाँ अपना जेल की हवा खा रही थी। फरवा ने ऐसा क्यों किया था अब तक मेरी समझ से बाहर था। शाम के वक्त अब्बा और ताहिर मुझसे मिलने आए तो बेहद गुस्से में थे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर वो भी कुछ पल खामोश हो गए, मगर फिर ताहिर ने यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा। वो मुझे तसल्ली दिलासे देकर चले गए, जबकि मैं वहीं बैठी रह गई। पूरी रात मैंने जेल में गुजारी थी। अगले दिन अब्बा और ताहिर वकील के साथ आए थे, जिन्होंने अदालती नोटिस पर 3 दिन की जमानत करवा ली थी। ताहिर और बाबा को मुझ पर यकीन था, मेरे लिए यही बहुत था। वहां से हम सीधा अस्पताल आए थे
जहां मैंने अपना चेकअप करवा कर रिपोर्ट बनवाई थी कि नहीं मैं कभी हमला हुई, न ही किसी बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर को भी गवाही देने पर राजी कर लिया था ताकि मैं बेगुनाह साबित हो पाती। बाबा को एक पुरसुकून जगह पर छोड़कर मैं और ताहिर उस दुकान में गए थे जहां मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े देती थी। उनसे पूछगछ करने पर पता चला कि वो लोग लॉन्ड्री किए हुए कपड़ों की गठरी लेकर मेरे कमरे में आए थे, मगर कमरे को ताला लगा हुआ था। वो वापस जाने वाले थे जब एक लड़की उनके पास आई और कहा कि वो मेरी रूममेट है। ये कहकर उसने कपड़ों की गठरी ले ली और वापस आ गए। मैंने अपने फोन से फरवा की तस्वीर दिखाई तो वो देखते ही पहचान गए और बोले कि हाँ, ये वही लड़की है जिसने कपड़ों की गठरी ली थी। हमने उन्हें भी गवाही देने के लिए राजी कर लिया था और फिर उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उस लॉन्ड्री वाले का भी बयान लिख लिया और साथ ही हमने डॉक्टर से ली हुई रिपोर्ट भी जमा करवा दी। FIR कर चुकी थी, तभी ये केस अदालत में चलना था, लेकिन आज इतवार था तो छुट्टी थी। पुलिस की नजरों में फरवा मशकूक हो चुकी थी क्योंकि अब सारा शक उसी पर जा रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी और सबसे पहले जाकर यूनिवर्सिटी से उसका एड्रेस लिया था, जिसके बाद वो उसके गांव रवाना हो गए थे। मैं ताहिर के साथ अपने पापा के पास चली आई थी जहां वो हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने सारी बात उनको बताई तो वो भी कुछ हद तक मुतमईन हो गए कि अब जल्द ही असल मुजरिम का पता चल जाएगा, जिसके बाद मुझ पर से हर इल्जाम हट जाएगा। ताहिर और बाबा के एक दोस्त के पास रुक गए थे ताकि ये मामला खत्म होने के बाद ही वो लोग मुतमईन होकर घर जा सके। मैं वापस हॉस्टल चली आई थी जहां लड़कियां मुझे मशकूक सी निगाहों से देख रही थी। सभी को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया है और सबको यही लगता था कि मैंने वही सब किया है, वो भी वार्डन के नाक के नीचे। मैं बेहद घबराई हुई थी और दुआ कर रही थी कि फरवा जल्द ही पकड़ी जाए। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई, मगर वापसी पर बाबा लोगों के पास चली आई जिन्होंने बताया कि पुलिस फरवा के घर गई थी, लेकिन फरवा अपने घर पर मौजूद ही नहीं थी। लेकिन एक बात जो मुझे मालूम हुई कि फरवा का गांव वही था जो ताहिर की फुप्पो का गांव था। उसकी फुप्पो अपने बाल बच्चों के साथ वहीं रहती थी, जिनकी 2 बेटियां और 2 ही बेटे थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी ताहिर की, जबकि छोटी बेटी मेरी हम उम्र थी, लेकिन मेरा उनसे ज्यादा मिलना मिलाना नहीं था। पुलिस अब भी छानबीन कर रही थी और चूंकि शक अब फरवा पर था तो मुझे छोड़ दिया गया था, जिसके बायस मैं सुकून से अब अपनी पढ़ाई करने के लिए बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जा रही थी। फरवा अब तक वापस नहीं आई थी और उसे गायब हुए 15 दिन हो चुके थे। जहां मैं अपने लिए परेशान थी, वहीं फरवा के घर वाले भी परेशानी से पुलिस के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे जो ताहाल गायब थी। ये मामला तवील होता जा रहा था। तभी मेरे बाबा और ताहिर वापस गांव चले गए थे, लेकिन पुलिस से उनका मुकम्मल राब्ता था। फिर एक दिन वो हुआ जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। उस दिन मैं हॉस्टल से कुछ किताबें लेने के लिए मार्केट तक गई थी जहां मुझे फरवा मिली। वो नकाब में थी, मगर मैंने उसे पहचान लिया था। तभी उसका पीछा किया जो एक होटल में गई थी। वहां जाकर वो जिससे मिली उसे देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। मैंने तेजी से उनकी तस्वीरें लेकर ताहिर को सेंड कर दी थी और साथ ही थाने में भी फोन कर दिया था। अगले 10 मिनट तक वो दोनों वहीं बैठी रही और मैं पुलिस के आने का इंतजार करती रही। मजीद 5 मिनट बाद पुलिस आई और सीधा फरवा के सर पर जा पहुंची। न सिर्फ फरवा को बल्कि उसके साथ बैठी लड़की को भी अपने साथ लेकर गई थी। वो दोनों बेहद डरी हुई थी, मगर मुजाहमत कर रही थी, जिस पर वो जबरदस्ती उनको अपने साथ ले गए। मैं वापस हॉस्टल पहुंच गई और ताहिर का इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा। और मेरा यकीन तब सही साबित हुआ जब 3 घंटों बाद ताहिर हॉस्टल पहुंचा और मुझे लेकर थाने पहुंच गया। उसने इंस्पेक्टर से बात की, जिन्होंने अभी तक फरवा और उस लड़की से बयान नहीं लिया था, क्योंकि वो कुछ बोलने को राजी नहीं थी। मैं और ताहिर इंस्पेक्टर से इजाजत लेने के बाद लॉकअप में पहुंचे, जहां वो दोनों मौजूद थी। हमें आता देखकर उन दोनों की आंखें फटी और वो तेजी से उठकर सलाखों के करीब चली गई। क्यों किया ये सब? ताहिर ने गुस्से से भड़ककर फरवा के साथ मौजूद दूसरी लड़की से पूछा, जो कोई और नहीं बल्कि ताहिर की फुप्पो की बेटी मजीना थी। ताहिर के पूछने पर वो भी खामोश रही थी, जबकि मैं भी खामोशी से मगर नफरत भरी निगाहों से फरवा और मजीना को देख रही थी, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होते होते बची थी। बोलो, वरना मैं फुप्पो को सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर वो तुम्हें या तो घर से निकाल देंगी या फिर किसी भी फकीर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ताहिर ने अब की बार बिना किसी लिहाज में नौबत के कहा तो मजीना खौफ से कांप गई और बेसाख्ता नफी में सर हिलाया, जबकि फरवा बुरी तरह रोने लगी थी। वो शायद बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं बताती मजीना अब कुछ न बोली तो फरवा ने तेजी से कहा, नहीं तुम कुछ नहीं बताओगी। मजीना ने उसे टोका तो फरवा ने गुस्से से उसे घूरा। मैंने पहले ही तुम्हारी बातों में आकर बहुत बुरा कर लिया, मेरा करियर तबाह होने के दर पे है, फरवा ने गुस्से से कहा और फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुई और बताने लगी,
कि मजीना मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त, जिसे मैं बहुत चाहती थी और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। मजीना ताहिर को यानी तुम्हें चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मंगनी तुम्हारी खालाजाद से हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बस खून के आंसू रोकर रह जाती। वक्त यूं ही गुजरता गया और फिर ये यहाँ पढ़ने आ गई जहां मैं भी पढ़ती थी। फरवा ने मेरी तरफ इशारा करके बताया। मजीना को मैंने बताया तो हमें एहसास हो गया कि ये तुम्हारी मंगेतर है। मजीना को लगा कि अभी तुम्हें पा सकती है। अगर ये बदनाम हो जाए तो फिर तुम उसको छोड़ देते और इसका बाप इसकी जल्द ही किसी और से शादी भी करवा देता। मजीना ने मुझे किसी का बच्चा लाकर दिया जो जिंदा था मगर बेहद कमजोर था और किसी भी वक्त मरने वाला था। वो ये बच्चा किसी यतीम खाने से लाई थी जो एक दिन का था। उसे मैंने इसके कपड़ों की गठरी में छुपा दिया और इसे उसे खोलने से भी रोक दिया और अपने घर चली गई। पीसीओ से वार्डन को फोन करके झूठ सच मिलाकर बताया और वार्डन ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ये सब होता गया जो तुम जानते ही हो। फरवा ने जैसे जैसे बताया मेरी आंखें हैरत से फटती गई कि इतनी गहरी साजिश, वो भी मेरे खिलाफ। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। मजीना चिल्लाई मगर ताहिर ने उसे नजरअंदाज करके फरवा को मुखातिब किया। इसकी वजह से तुमने अपना करियर तबाह कर लिया, लेकिन अगर तुम बाकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती तो इसके खिलाफ गवाही दे दो कि इसने बच्चे की जान दांव पर लगा दी सिर्फ अपने मकसद के तहत। ये मुजरिम है, इसे सजा मिलनी चाहिए। ताहिर ने कहा तो फरवा मान गई, जबकि मजीना चीखती चिल्लाती रह गई। अगले कुछ दिनों में फरवा ने उसके खिलाफ गवाही दे दी थी, जिस पर मजीना को कई साल की सजा और जुर्माना हुआ, जबकि फरवा को 1 साल की सजा हुई और उसका करियर भी खत्म हो गया। मजीना की हरकत के बारे में जानकर सबने उसे ताल्लुक तोड़ लिया। मेरी अम्मा ने जल्दी खौफ से मेरी और ताहिर की शादी करवा दी। मैं ताहिर के साथ शहर में आ गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। 5 साल बाद डॉक्टर की डिग्री लेकर मैंने हाउस जॉब मुकम्मल की और फिर ताहिर और अपनी 2 साल की बेटी के साथ अपने गांव वापस आ गई, जहां आकर 1 साल में मैंने अस्पताल बनवाया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की करने लगा। फरवा और मजीना ने जो मेरे साथ करने की कोशिश की उसे मैं बुरा